आप सभी को नमस्कार। मैं राम केवल सर पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे सही सलामत से होंगे। दोस्तों, इतिहास के इस चैप्टर में हम लोग वैदिक काल की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसके पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि वैदिक काल का निर्माण किसने किया था, तो उसमें आर्यों का डिटेल हम लोग अध्ययन किए थे। आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, कब आए, क्यों आए और सबसे पहले वो किस क्षेत्र में बसे। इसके बाद आर्य किस भाषा का शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, इन सब चीजों को डिटेल पढ़े। साथ ही साथ आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में पढ़े और उसके बाद वैदिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इस पे चर्चा हुई थी। और उसमें हम लोग पढ़े थे कि वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला आया था ऋग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल की विशेषता में पहला ही मिलता है ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल की विशेषता देखिए ध्यान से। विशेषताओं में हम लोग पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक काल का जो कार्यकाल था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जो कार्यकाल हैं, इन कार्यकालों को हम बताए थे। ऋग वैदिक काल का जो कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल माना जाता है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो ये दोनों का कार्यकाल है और इन्हीं दोनों कालों की विशेषताओं को पढ़ना है हम लोगों को। तो ऋग वैदिक काल की विशेषताओं को देखिए। ऋग वैदिक काल की विशेषताओं को यदि समझ जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल उसी से विपरीत में आएगा। जैसे निवास स्थान, तो ध्यान से सुनिए। ऋग वैदिक काल में आर्य जो थे सप्त सैंधव प्रदेश तक सीमित थे। जो बताए थे हम, जहां 7 नदियां बहती थी तो उस भाग को कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव। तो ऋग्वेद इसी सप्त सैंधव प्रदेश में लिखा गया, इसकी रचना हुई। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। ध्यान दीजिएगा, सप्त सैंधव प्रदेश था। और जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में आर्य जो थे सप्त सैंधव प्रदेश से अन्य भागों में फैल गए। तो निवास स्थान आपको क्लियर हो गया कि ऋग वैदिक काल में आर्य कहाँ रहते थे। वर्ण विभाजन, दूसरा जो आधार है अंतर करने का वह है वर्ण विभाजन। तो ऋग वैदिक काल जो है, ऋग वैदिक काल में वर्ण विभाजन जो था उसका आधार कर्म था। कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था। पूछ देता है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो वर्ण विभाजन या वर्ण व्यवस्था, वर्ण का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें उसका उल्लेख मिलता है। इन सभी चीजों को हम लोग वैदिक काल के साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे वेदों के बारे में। तो ऋग वैदिक काल में वर्ण विभाजन कर्म के आधार पर होता था। जो जैसा कर्म करता था उसका वैसा ही वर्ण निश्चित होता था। यदि ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला लड़का पढ़ने में ज्ञानी नहीं रहा, मूर्ख रहा, तो ब्राह्मण नहीं कहलाता था। यदि शूद्र के घर जन्म लेने वाला लड़का ज्ञानी हो गया, विद्वान हो गया, तो ब्राह्मण कहलाता था। क्षत्रिय के घर जन्म लेने वाला यदि कायर हो गया, डरपोक हो गया, तो क्षत्रिय नहीं कहलाता था। और यदि वह शूद्र या वैश्य के घर जन्म लेने वाला लड़का यदि वीर हो गया, बहादुर, साहसी, हिम्मती हो गया, तो वह क्षत्रिय कहलाता था। तो जैसा जिसका कर्म होता था उस कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन निश्चित होता था, वर्ण निश्चित होता था। तो वर्ण विभाजन का आधार ऋग वैदिक काल में क्या था, कर्म था। निवास ऋग वैदिक काल में कहाँ लोग रहते थे यार, सप्त सैंधव प्रदेश में। नेक्स्ट है महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति जब देखेंगे हम तो ऋग वैदिक काल का जो काल था, ऋग वैदिक काल का जो काल था
इस काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही उच्च थी, बहुत ही अच्छी थी। इस काल की महिलाओं को उच्च अधिकार प्राप्त थे, उच्च शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, चारों वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था, यज्ञ करने का अधिकार था, मंत्र के उच्चारण करने का अधिकार था। और यदि कोई पुरुष शादी हो गई है तो जब तक वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर यज्ञ में आहुति नहीं डालता था, जब तक उसकी पत्नी साथ में बैठकर आहुति नहीं डालती थी, तब तक वह यज्ञ अधूरा माना जाता था। तो इस तरह से हम लोग पढ़े कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण विभाजन कर्म के आधार पर होता था। नेक्स्ट आ जाता है महिलाओं की स्थिति, जो भी बता रहे थे हम। तो महिलाओं की स्थिति में अभी पढ़े थे कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च थी, उच्च अधिकार प्राप्त थे इनको। इस काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं जो है उसमें आप पढ़े होंगे विश्ववरा, विश्ववरा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, मैत्रेयी, गार्गी, ये प्रमुख महान विदुषी महिलाएं थी ऋग्वैदिक काल की। तो महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च थी, अच्छी थी। अब व्यवसाय पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि व्यवसाय इस समय कैसा था। तो व्यवसाय जो था ऋग्वैदिक काल में, चूंकि हम लोग पढ़े थे कि आर्य जो थे वह पशुपालक थे, पशु पालन के चक्कर में चरागाह की खोज में वे भारत आए थे। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था, पशुपालन। और दूसरे नंबर पर कृषि थी, दूसरे पे उनका व्यवसाय क्या था? कृषि। पहले पे पशुपालन ध्यान दीजिएगा, दूसरे पे कृषि। ऋग्वैदिक काल में पढ़ रहे हैं लोग, तो इस तरह से हो जाएगा। प्रमुख देवता पूछ देता है कि प्रमुख देवता कौन थे ऋग्वैदिक काल के। तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता जो थे उनका नाम था इंद्र। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। अब पूछ देता है इंद्र के अन्य नाम। तो इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था, पुरंदर। ये युद्ध के देवता भी जाने जाते थे, युद्ध के देवता, युद्ध के देवता। इंद्र के लिए पूछ देता है ऋग्वेद में कितने बार इनके लिए प्रयोग किया गया है? 250 बार। इंद्र के लिए 250 बार शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से सबसे प्रमुख देवता थे। और दूसरे नंबर के जो देवता थे वो अग्नि थे, अग्नि देवता। और तीसरे नंबर के जो देवता थे वो वरुण थे। इस तरह से ये ऋग्वैदिक काल के देवता थे प्रमुख, इंद्र, अग्नि, वरुण। आगे जब देखेंगे ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वह समाज में सभी लोग एक ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत रहते थे। ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को जैसे हम पढ़े थे तो वहां नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वैदिक काल में पूरा वैदिक काल, चाहे ऋग्वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, ये ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत रहे। परिवार इनका फिर पितृसत्तात्मक था। पूरा वैदिक काल को देखा जाएगा तो समाज पितृसत्तात्मक था। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं को देखेंगे और उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं को जब पढ़ लेंगे तो ओवरऑल पूरे वैदिक काल को एक बार हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल को देख लीजिए। यदि यहाँ पर हम लोग उत्तर वैदिक काल लिख दिया जाए, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हो गया। तो निवास देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में जो निवास था सप्त सैंधव प्रदेश के अन्य भाग में फैल गए लोग, अन्य भागों में फैल गए, अन्य भागों में फैल गए। आप लोग पढ़े थे कि ऋग्वैदिक काल में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश तक रहे, जबकि जब उत्तर वैदिक काल आता है तो वह भारत के अन्य भागों में भी
फैल गए। वर्ण विभाजन, जो वर्ण विभाजन ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पर होता था, उत्तर वैदिक काल में वह वर्ण विभाजन जन्म के आधार पर होने लगा। अब यह हो गया कि जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसी वर्ण का माना जाएगा। यदि ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया, बेशक वह महामूर्ख है लेकिन फिर भी ब्राह्मण ही कहा जाएगा। क्षत्रिय के घर जन्म ले लिया, बेशक से महाडरपोक है, क्षत्रिय ही कहा जाएगा। यदि शूद्र के घर जन्म ले लिया, बेशक से महापंडित महाज्ञानी हो लेकिन शूद्र ही कहा जाएगा। और शूद्र के घर जन्म लेने वाला यदि बेशक से बहुत बड़ा साहसी हिम्मती और धनुर्धर है लेकिन फिर भी वह शूद्र ही कहा जाएगा, क्षत्रिय नहीं कहा जाएगा। इस तरह से ये लोग धर्म के मामले में बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए जो वर्ण विभाजन का आधार था, जो कर्म के आधार पर होता था, उसको जन्म के आधार पर कर दिए। तो यह वर्ण विभाजन यहाँ जन्म के आधार पर हो गया। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति निम्न हो गई। इनके अधिकार छीन लिए गए और उसके बाद वहीं से महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकार, उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब बाद में धीरे धीरे और अधिक बढ़ गई और उनको घर की चारदीवारी के अंदर कैद कर दिया गया और एक पशु की तरह एक खूंटी से बांध दिया गया। इस तरह से महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे मुख्य व्यवसाय। तो उत्तर वैदिक काल में जो व्यवसाय था, अब यहाँ पर कृषि पहले स्थान पर हो गई और दूसरे पे हो जाता है पशुपालन। जैसे हम ऋग वैदिक काल में बताए थे कि पहले पे पशुपालन था, दूसरे पे कृषि थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आता है तो मुख्य व्यवसाय कृषि हो जाता है, दूसरे पे हो जाता है पशुपालन। तो ये मुख्य व्यवसाय हो गया। प्रमुख देवता यदि देखेंगे हम, प्रमुख देवता तो ऋग वैदिक काल के अभी पढ़े थे देवता, तो वे इंद्र थे पहले नंबर के, दूसरे पे अग्नि, तीसरे पे वरुण। लेकिन उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे उनको कहा जाता था प्रजापति। प्रजापति पूज्यता उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति थे। ध्यान दीजिएगा, इंद्र का स्थान किसने ले लिया उत्तर वैदिक काल में? प्रजापति ने ले लिया। और एक चीज और विशेषता हम ऋग वैदिक काल में नहीं बताए हैं, ऋग वैदिक काल में ही ऋग्वेद लिखा गया। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया और उत्तर वैदिक काल में बाकी के जो 3 वेद हैं, चाहे वह सामवेद है, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद यहाँ लिख लीजिए, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद जो हैं यह उत्तर वैदिक काल में ही लिखे गए। उत्तर वैदिक काल में ही, उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में लोहे की खोज हुई थी। तो इस तरह से हम लोग उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं को देखें। उत्तर वैदिक काल में लोग किस तरह से रहते थे, कैसी उनकी स्थिति थी। ऋग वैदिक काल में ये जो जो मेन चीजें बताए हैं उन्हीं चीजों को हम चर्चा में लिए हैं, उन्हीं चीजों पे ज्यादा विचार किया गया है, जहां से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है? तो प्रश्न जैसे पूछ जाता है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? सप्त सैंधव प्रदेश में। ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। ऋग वैदिक काल में वर्ण विभाजन का आधार क्या था? तो कर्म था। ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। इंद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर। इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने बार शब्दों का प्रयोग हुआ है? 250 बार। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? ऋग वैदिक काल में हुई। तो इन सब चीजों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। उत्तर वैदिक काल से आ जाता है, उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि व पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? निम्न थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन का आधार क्या था? जन्म के आधार पर होता था। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। जो जो चीजों पे चर्चा की यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इन चीजों को आप जरूर ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और उसके बाद अपना नोट्स बनाइए। नहीं तो हम लोग बहुत जल्दी ही आप लोगों को इससे संबंधित हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो से संबंधित आप लोगों को PDF बनाकर प्रोवाइड कराएंगे और एक लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप जाकर के उस PDF लिंक पर क्लिक करके आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में। अब कुछ ओवरऑल एक साथ पूरे वैदिक काल की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो पूछ देता है कि वैदिक काल, ध्यान से सुनिएगा, वैदिक काल कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक काल जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल जो थी यह ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। फिर पूछ जाता है जब पितृ सत्तात्मक था कि मातृ सत्तात्मक? तो यह पितृ सत्तात्मक। यह कैसा था? पितृ सत्तात्मक, ध्यान दीजिएगा, पितृ सत्तात्मक। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, पेय मतलब होता है पीने वाला, पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था। क्या था? सोमरस, यह सोमरस था। नेक्स्ट पूछ देता है कि आर्य जो थे, आर्यों में जो एक संस्था थी जो राजा पर अंकुश लगाती थी, उसे क्या कहते थे? तो उसे सभा, समिति और वीदत के नाम से जाना जाता था। वीदत, ये 3 ऐसी संस्थाएं थी जो राजा के ऊपर अंकुश लगाती थी, राजा पर अंकुश लगाती थी, राजा पर अंकुश या नियंत्रण करती थी। ये हो गया। इसके बाद आ जाता है कि आर्य किस धातु की खोज किए? तो आर्य जो थे लोहे नामक धातु की खोज किए थे। लोहे की खोज किसने किया था? आर्यों ने किया था। और किस समय हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में हुआ था। आर्य लड़ाकू थे। सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़े थे कि सिंधु सभ्यता के निवासी शांत प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे, तलवार का ज्ञान नहीं था। लेकिन आर्य जो थे लड़ाकू थे, आपस में लड़ते रहते थे, कई कबीलों में बटे थे और ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। ये युद्ध प्रिय थे, लड़ाकू थे, घोड़े पर चढ़कर बाकायदे युद्ध करते थे। ये शांत प्रिय नहीं थे। तो इस तरह से हम लोग आर्यों से संबंधित विशेषताओं को पढ़े। अब आगे देखेंगे ऋग वैदिक काल की प्राचीन, मतलब पूरे वैदिक काल की प्राचीन नदियां और उन आगे जो टॉपिक है वह है वैदिक कालीन नदियां व वर्तमान नाम, कि वैदिक काल की कौन कौन सी नदियां हैं और उनको वर्तमान में किन किन नामों से जाना जाता है। साथ ही साथ हम लोग यह भी जान जाएंगे कि सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश ऐसा प्रदेश जहाँ 7 नदियां बहती थी, उसी प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। तो यह भी जान जाएंगे कि सप्त सैंधव प्रदेश की कौन कौन सी नदियां थी और उनको वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो देखिए वितस्ता, यानी कि प्राचीन नाम या वर्तमान नाम। पहले जो ये 7 नाम है नदियों का, पहले 7 यही सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां हैं, ये पहले 7। तो वितस्ता जो है, वितस्ता नदी झेलम को कहा जाता है, जो झेलम वर्तमान में उसे वितस्ता कहा जाता है। अस्किनी जो है इसको चिनाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिनाब। और परुषणी जो है यह रावी नदी को कहा जाता है, वर्तमान नाम क्या है? रावी। शतुद्री यह सतलज का वर्तमान नाम है, सतलज। और विपाशा जो है यह व्यास नदी का नाम है, विपाशा। सिंधु जो है यह सिंधु भी कहा जाता है, इसको सिंध भी कहा जाता है, यही नदी वर्तमान में यही नाम से है। और सरस्वती को घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, घग्गर, क्योंकि ये सरस्वती की सहायक नदी है, इसके एक अस्तित्व के रूप में है। वैसे सरस्वती नदी तो विलुप्त हो गई है, लेकिन ये उसकी सहायक नदी है, घग्गर। तो इस तरह से ये 7 नदियां जो है ये सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां थी, ध्यान दीजिएगा। सिंधु, सरस्वती, विपाशा, शतुद्री, परुषणी, अस्किनी, वितस्ता, ये 7 नदियां जो हैं यही नदियां सप्त सैंधव प्रदेश में बहती थी और इन्हीं 7 नदियों के कारण उसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये 7 नदियां, ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पर हम सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों को भी जाने और उन 7 नदियों को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ये भी जाने। लेकिन अन्य भी बहुत सारी नदियां थी, तो उसमें 2 नदियों को और हम बताना चाहेंगे। गोमल एक नदी थी जिसे हम गोमती नदी कहते हैं, जो लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा है। गोमती, गोमल को क्या कहा जाता है वर्तमान में? गोमती। और एक नदी है सदानीरा। सदानीरा मतलब ये गंडक जो नदी है, गंडक नदी को सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से इस टॉपिक में हम लोग वैदिक कालीन नदियों व वर्तमान नाम के बारे में जाने कि वैदिक काल में कौन कौन सी प्रमुख नदियां थी और वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग इन सब वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं के साथ साथ हम लोग वैदिक काल की प्रमुख नदियां, सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती थी उन नदियों को पढ़े और इस तरह से हम लोग वैदिक काल की विशेषताओं का अध्ययन किए। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज के इस चैप्टर से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम आज से थोड़े से बहुत ही बेहतर ढंग से लेकर आएंगे, जिसका उस चैप्टर का नाम होगा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक उपनिषद, इन सब चीजों को विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और हम जाते जाते कहना चाहेंगे कि यदि आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक, शेयर व कमेंट करें। आप सभी लोगों को सादर धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।